हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम 5 जुलाई 2023 के हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी टॉपिक को। जो हमारी सबसे पहली एडिटोरियल है वो है कर्नाटका OMSS टॉप बेनिफिशियरी हिट हार्ड बाय डिसकंटिन्यूएशन। क्या है, देखिए ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है वो क्या हो गया है, 13 जून को जो है सेंटर ने क्या किया था, बंद कर दिया था। जो ओपन मार्केट सेल होती है, जो सेंटर क्या करता है, अपने पास क्या करता है, कुछ पूल में राइस और वीट को जो है स्टोर करके रखता है, और भी चीजों को, पल्सेस को भी स्टोर करके रखता है। लेकिन जो मेन होता है वो वैसे राइस होता है। ठीक है, राइस और वीट होता है। तो उसमें क्या किया उन्होंने, इसको बंद कर दिया। ठीक है, ओपन मार्केट सेल स्कीम में इसको बंद कर दिया, ताकि जिससे कि सेंटर जो है वो पूल करती है कि यहाँ पे आओ और बिड लगाओ और आप क्या करो, इतने अमाउंट का जितने आपको जरूरत है उतना आप ले सको। लेकिन उसकी लिमिट्स को क्या कर दिया उन्होंने, बहुत ही कम कर दिया, जिससे कि अब जो है जो बाकी स्टेट्स बचे जो इसको प्रोक्यूर कर लेते थे ओपन मार्केट सेल स्कीम से, वो अब नहीं कर पा रहे, जिसके कारण से बहुत ही ज्यादा इनको प्रॉब्लम में गुजरना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो अभी तक कर्नाटक में हो रही है। अभी आपको पता है कर्नाटका में गवर्नमेंट जो है चेंज हुई है, जिससे कि जो आपके कांग्रेस गवर्नमेंट जो है इस टाइम पे स्टेब्लिश है। और उन्होंने जब कर्नाटका इलेक्शन था तो उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट किया था कि वो क्या करेंगे, कुछ अमाउंट जो है वो बीपीएल कार्ड वालों को, या फिर उस जो आपके जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हैं अंत्योदय कार्ड होल्डर को, उनको कुछ एक्स्ट्रा जो है प्रोविजन दिया जाएगा। लेकिन वो अपने इस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ओपन मार्केट सेल स्कीम को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इस वजह से उनको जो है ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने की बात की जा रही है। चलिए कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं क्या बता रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने, जो मैंने जैसे बताया, जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है, उन्होंने 5 kg राइस जो है वो देने का वादा किया था जो बीपीएल कार्ड और अंत्योदय कार्ड होल्डर है उनको। तो लेकिन ये जो एडिशनली 5 kg का जो राइस है वो कहाँ से प्रोवाइडेड होगी, वो कहाँ पे, वो आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है प्रोवाइड होना था। लेकिन क्या हो गया, जब इसको बंद कर दिया तो इनको क्या होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब जो है, अब तक में एक मेजर सोर्स ऑफ राइस जो है कर्नाटका का, वो कहाँ से आता था, आपका ओपन मार्केट सेल स्कीम से। ठीक है, जिससे जो फूड ये किस जो OMSS है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से क्या करता था, सेल करता था फूड, यानी कि इसको जो सेल करता था वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता था। ठीक है, OMSS में। अब ये FCI ने क्या कर दिया इसको, यानी कि जो सरप्लस फूड होता था, सरप्लस जो ग्रेन्स वगैरह होते थे, उनको क्या करता था, आपके ओपन मार्केट में सेल कर देता था। ठीक है, ओपन मार्केट सेल स्कीम, इसमें ये क्या करता था, ये सेल कर देते थे, जिससे जिनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी वो यहाँ से क्या करती थी, परचेज कर लेती थी। लेकिन क्या किया, जून 13 में सेंटर ने क्या किया, इसको डिसकंटिन्यूस कर लिया कि जो ग्रेन थे वो अब ओपन मार्केट सेल स्कीम में नहीं बिकेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि कंट्रोल हो सके किसको, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इस तरह के स्टेप्स जो है वो उठाया। लेकिन अगर जो कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका यहाँ पे सबसे बड़ी बेनिफिशरीज है OMSS की, तो इसीलिए इनके लिए थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ये एडिशनल प्राइस का जो प्रॉमिस है वो किसमें किए थे, अन्य भाग्य स्कीम। ठीक है, इसके तहत में क्या किए थे, इन्होंने कहा था कि हम जो है एडिशनली 5 kg का राइस जो है वो इस जो बीपीएल कार्ड है और आपका जो बीपीएल कार्ड हो गया, आपके जो अंत्योदय कार्ड हो गया, उनके अंडर क्या है, हम इनको देंगे, प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब क्या है, जो FCI की सप्लाई है वो किस तरफ जा रही है, अगर ये इनको नहीं बेच रहे तो कहीं ना कहीं तो जा रही होगी। ये जा रही है भैया राइस की इथेनॉल ब्लेंडिंग में। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग होता है, इसको इरेज कर देते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग
इथेनॉल ब्लेंडिंग होता है अगर आप राइस के कुछ अमाउंट को क्या करते हैं, इसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और इसकी ब्लेंडिंग क्या कर देते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब है इसको मिलाना किसके साथ, जो आपके फ्यूल है, ठीक है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, जिससे कि जो फ्यूल की इफिशियंसी भी बनी रहे और जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी, और इसके वजह से हम जो डिपेंडेंसी रहते हैं दूसरे कंट्रीज पे वो भी क्या हो, कम हो, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग को कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की बात की जा रही है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग को अगर आप इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा, पेट्रोल जो होगा वो रिड्यूस होगा, ठीक है। कैसे, अगर आप मान लीजिए सपोज कीजिए 80% आप पेट्रोल ले रहे हैं और इसी तरह से ही होता है और 20% इथेनॉल ले रहे हैं, तो 100% तो लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि 20% का आपको क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, और आप इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ मूव करिए। तो ये क्या करता है, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फ्यूल पे वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जो अमाउंट है राइस की सप्लाई की इथेनॉल ब्लेंडिंग में, वो कितने गुना बढ़ गया है, 6 गुना अब के टाइम पे बढ़ गया है क्वांटिटी ऑफ राइस दैट ऑल स्टेट बॉट थ्रू ओएमएसए स्कीम। जो पहले ओएमएसए स्कीम के थ्रू ले रही थी, अब वो 6 गुना किस तरफ चला गया है, आपके इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके देख रहे हो खर्च हो रहा है। अगर हम ओएमएसएस की बात करें तो एफसीआई क्या करती थी, जो एक्सेस राइस होती थी या वीट होती थी उसको क्या करती थी, बल्क में बायर, ट्रेडर और स्टेट्स को क्या करती थी, मॉडरेट प्राइस पे सेल कर देती थी, जिससे जो सप्लाई है, जो लीन सीजन होती है, जैसे कि कभी बरसात नहीं हुई, कभी फसल अच्छी नहीं हुई, तो वैसे सीजन को लीन सीजन कहा जाता है। उस सीजन में क्या होता था, जो स्टेट है वो या फिर बायर है, ट्रेडर है, वो उसको प्रोक्यूर कर लेती थी और जिससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता था। अगर हम बात करें कि जो 68,000 जो मैट्रिक टन है राइस का, वो कहाँ पे सोल्ड किया गया है, ओएमएसएस के थ्रू सोल्ड किया गया है लास्ट 8 ईयर में, ठीक है। अगर कर्नाटका की बात करें, यहाँ पे 30% जो है इसने कहीं ना कहीं जो ओएमएसएस के थ्रू सेल बाय किया है, जो कि सबसे ज्यादा है सभी स्टेटों से। अगर हम चार्ट 1 की बात करें, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, चार्ट 1 देख सकते हैं। चार्ट 1 में दिखा रखा है, सो दैट 6 स्टेट दैट बॉट हाईएस्ट शेयर ऑफ राइट्स अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम। कौन कौन से, आपके जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, इन्होंने जो है सबसे ज्यादा प्रोक्यूर किया है, यही चीज ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कर्नाटका ने ओवर 50% ऑफ राइस को, कर्नाटका बोर्ड ओवर 50% ऑफ राइट्स, जो कि बिका था किसमें, ओएमएसएस स्कीम के अंडर में, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं प्रोक्यूर किया है और ये कितने सालों में, 5 सालों में, 8 सालों में से 5 सालों में इसने 50% जो है प्रोक्यूर किया है फाइनेंशियल ईयर 16 टू फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच में। अगर हम सेंटर ने जो इसको डिसकंटिन्यूस किया है ओपन मार्केट सेल स्कीम को, जिससे कि जो अब जो है स्टेट को ये खतरा बन रहा है कि वो अन्य भाग की जो स्कीम है उसमें उसको ठीक तरह से चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। लेकिन जो जो 39 लाख से भी ऊपर जो एंटिटीज है वो क्या होते हैं, जो स्टेट प्रियोरिटी हाउस होल्ड कार्ड होल्डर है, वो एनएफएसएस के अंडर में नहीं आते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टेट्स की बात करें, उन्होंने क्या किया है, जो एक्सपेंड किया अपनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, ठीक है, यानी कि जो एनएफएसएस का नॉर्म था उससे भी ऊपर क्या किया है, इन्होंने अपने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको बढ़ाया है, ठीक है। जो डिमांड है, जो डिपेंड है, जो आपकी ओएमएसएस की, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बता रहा है, जो चार्ट 2 क्या दिखा रहा है, बेनिफिशरीज कवर्ड अंडर एनएफएसएस दोज अंडर स्टेट रन स्कीम। देखिए अब चार्ट 2 देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेट रन स्कीम जो ब्लू में दिखा रहा है और एनएफएसएस स्कीम जो आपको रेड में दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या दिखाता है कि जो कुछ कंट्रीज, कुछ जो राज्य हैं जैसे कर्नाटका है, वहां पे एनएफएसएस ऐसे की ज्यादा चलती है, जबकि जो स्टेट रन स्कीम है वो कम इफेक्टिव है, ठीक है। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें, वहां पे जो स्टेट रन है वो और ज्यादा कम है, ठीक है। और अगर केरल की बात की जाए, वहां ज्यादा है
और अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया ट्वीट किया था एफसीआई को कि एफसीआई जो है उनको रिस्पॉन्ड देगी कि स्टेट जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि राइस वायलेटेड डेट जून 12 जून को ही उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जो स्टेट है वो डिमांड कर रहा है राइस की, लेकिन उसके अगले दिन ही क्या हो गया, आपके जो 34,000 पर क्विंटल जो रेट था उसको जस्ट ए डे बिफोर ओएमएस स्कीम वाज डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज बताया जा रहा है। अगर हम बात करें, सेंटर जो है मेंटेन कर रहा है स्कीम को किसमें, जिससे कि इस इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा ना बढ़े। गवर्नमेंट ने पहले ही फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड कर दिया कि कितने लोगों के लिए, 80 करोड़ लोगों के लिए, और साथ ही 60 करोड़ कंज्यूमर के लिए जो कि जरूरत है इस टाइम पे ओएमएस वुड बी कैरिड आउट इंटरेस्ट ऑफ दो 60 करोड़। जो ओएमएसएस है वो 60 करोड़ को कहीं ना कहीं फुलफिल करता है, जिससे कि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में रह सकती है, जो इसके चेयरमैन जो है बता रहे हैं। अगर आगे बात करें, जो सप्लाई है राइस की एफसीआई में क्या किया जा रहा है, कोई इफेक्टिव नहीं है, इथेनॉल ब्लेंडिंग में कोई इफेक्टिव नहीं दिखाया जा रहा है इनके डिसीजन में। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, जब जो रिजर्व किया जाता है प्राइस इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, वो 20 रुपीज पर केजी, यानी कि 20 रुपए पर केजी में जब आप राइस को क्या कर रहे हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए लगा रहे हो, लेकिन वहीं 34 रुपए पर केजी में आप राइस को किसमें लगा रहे हो, ओपन मार्केट सेल स्कीम में। ठीक है, तो कोई इफेक्टिव चीजें इसमें दिखने को नजर नहीं आ रही है। बस हाँ, आप इस चीज को क्या कर सकते हो कि कम कर रहे हो, जो कि जो डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर उसको क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा कम कर रहे हो, नहीं तो इसके अलावा और कुछ इफेक्टिव इसमें नजर नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है एन इनकम्प्लीट रिफॉर्म। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, देखिए आज जो है, अभी अगर बात की जाए जुलाई का महीना जो चल रहा है, इसमें जो आपकी जीएसटी है उसने कहीं ना कहीं 2017 से हमारी जीएसटी लागू है और 6 साल क्या हुआ है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 7वां साल जो है लग रहा है, चल रहा है। तो इसी के ऊपर बात चल रही है कि किस तरह से हमारी प्रॉब्लम जो है हमने सामना किया, और पेंडेमिक आया, उसके बीच में टैक्स रेट जो है घटा, टैक्स रेट कभी बढ़ा, और किस वजह से हमने क्या किया, जीएसटी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाया। तो यही चीज इसमें जो है बताया जा रहा है। डिस्पाइट गेन द इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम इज येट टू बी बिकमली ट्रूली और सिंपल और इफिशियंसी। ट्रूली सिंपल और इफिशियंसी क्या बताया जा रहा है, इंडिया का जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसी टाइम के जो पार्लियामेंट्री सेशन में। ठीक है, जो कि कंप्लीट कर चुका है कितना, 6 साल कंप्लीट कर चुका है इस महीने में। ठीक है, यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी क्या कह रहे हैं, जो जीएसटी था कंट्री का, वो एक यूनिफाइड लाने का काम कर रहा था मार्केट में। ठीक है, हर एक स्टेट को क्या कर रहा था, जो अलग अलग टैक्स रिजाइम में बंटे हुए थे उनको एक टैक्स रिजाइम में यानी कि यूनिफाइड करने का काम कर रहा था। जो अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर थे, जो प्रोसीजर थे, उन सबको क्या किया, एक तरह से यूनिफाइड कर दिया। लेकिन अगर हम इंटर स्टेट बॉर्डर की बात करें, यहाँ पे अभी भी क्या हो रहा है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी चेक पोस्ट पे अलग अलग तरह से लिया जा रहा है, और उसको फिर इंडियन गुड के कॉम्पिटिटिव के साथ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अगर बात की जाए डी, उस टाइम पे हुआ क्या था, 2017 में ही आपके दो चीज हुआ था, एक तो आपका जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, दूसरा आपके डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसके वजह से मार्केट में जो है थोड़ी सी डिसरप्ट जो है वो देखा गया था। जो जीएसटी है वो कहीं ना कहीं क्या दिखाया था, अनदर डिसरप्टिव ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमिक एंड इनिशियली टेक्निकल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, प्रोसीजर चैलेंजेस जो है उस टाइम पे देखने को मिले थे। और अगर बात की जाए बिजनेस की, एनुअल टर्नओवर जो कि 5 करोड़ रुपए था, उन्होंने कहीं ना कहीं ई वॉइस जो है जनरेट करना, ई इनवॉइसिंग जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था अगस्त में। ठीक है, और साथ ही साथ जो छोटे सेक्टर थे, छोटे जो कंपनियां थी,
ठीक है, छोटे बिजनेस थे, उनको कोई पुशबैक नहीं मिल रहा था, क्योंकि दोनों चीज एक साथ पड़ रही थी, तो उनको पैसे की कमी पड़ गई थी, तो उनको कोई पुशबैक तो उस टाइम पे मिल नहीं रहा था, जिसके कारण से वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग जो है चेंज हो रहे थे, मतलब वो उनकी जो दशा है थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही थी। ठीक है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो भी क्या है, इस चीज को सॉल्यूशन में लगी पड़ी थी कि जो फेक इनवॉइसेस है या अदर तरह की टेक्नोलॉजी जो टैक्स को इवेड कर रहे हैं, तो उनसे लड़ने में उस टाइम पे लगी पड़ी थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 इसको कहीं ना कहीं ठीक किया गया, सुधार किया गया, और इसी चीज के बारे में बता रहे 6 साल के बाद हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े से सिचुएशन थोड़ी अच्छी हुई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, इस चीज को पालन किया, जो इनका रोल है टाइटन कंप्लायंस किया, और उसको पोस्ट पेंडेमिक में इसको रिबाउंस किया, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है और ज्यादा बढ़े। जो उनको हेल्प किया क्या, जिससे जो जीएसटी का रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं बढ़ सके। इस बात को क्या बता रही है निर्मला सीतारमण जी, सजेस्ट कर रही है कि अगर हम बात करें 2021 की, जब काउंसिल का सेटअप किया गया था, एक मिनिस्टर ग्रुप ने क्या किया था, बताया था, जो मल्टीपल रेट है या इनहेंसिंग जो टैक्स इनफ्लो है उसको कहीं ना कहीं रैशनलाइज करना चाहिए अनवाइडली तरीके से। ठीक है, मतलब जो इस तरह से फैला हुआ है उसको कहीं ना कहीं हमें रैशनलाइज करना चाहिए। तो इस जून में क्या किया गया, जब जीएसटी रेवेन्यू देखा गया तो वो कितना क्रॉस हो चुका था, 1.6 लाख करोड़, जो कि चौथी बार है 72 मंथ में, यानी कि 6 साल यानी कि 72 मंथ में 1.6 लाख की जो है जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन किया गया, जो कि कितना है, चौथी बार है 72 साल में, मतलब 72 साल कह रहा हूँ, 72 मंथ में सिर्फ 4 ही बार ऐसा हुआ है कि जीएसटी जो है 1.6% को लाख करोड़ को क्या है टच किया है। ठीक है, अगर हम बात करें जो लिफ्टिंग द एवरेज कलेक्शन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर नियरली 1.7 करोड़। अगर एवरेज कलेक्शन की बात करें जो फर्स्ट क्वार्टर में हुआ है वो लगभग 1.7 करोड़ है, जो एक हेल्दी चीजों को दिखाता है, जिसमें 12% से जो लास्ट ईयर से थोड़ा 12% ज्यादा है। अगर रिसेंट रेवेन्यू की बात करें, कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिला है, इफ इट इज फेस ब्लिम्प इफ कंजप्शन ग्रोथ फ्लैटर एमिड स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है, बॉर्डेड वेल फॉर द स्टेट दैट वरीड अबाउट देयर फिजिकल कैपेसिटी। देखिए, ये उनके लिए बेनिफिट हुआ है जो स्टेट डिपेंड रहती थी किस पे, सेंटर के ऊपर, कि उनको सेंटर से जो जीएसटी कंपनसेशन है वो मिलेगा। और जीएसटी कंपनसेशन को आपको जैसे पता है कि लास्ट ईयर क्या किया था, बढ़ा दिया था, एक्सटेंड कर दिया था, जिसके कारण से इनको और ज्यादा क्या हो रही है, बेनिफिट मिल रही है। ठीक है, जो 5 ईयर का एस्योर्ड रेवेन्यू है थ्रू जीएसटी कंपनसेशन का, जो एक्सपायर हुआ था लास्ट जुलाई में, उनसे इनको ज्यादा बेनिफिट हो रही है, क्योंकि इनको बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। अगर टैक्स पेयर और कंज्यूमर की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं, जीएसटी में अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि सिंपल टैक्स है इसमें। ठीक है, जीएसटी में इनके लिए भी अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि ये जीएसटी में सबको पता है कि भैया चावल पे इतने परसेंट का, पैक चावल पे इतना परसेंट का, इतने परसेंट का जीएसटी लगेगा, इतने नहीं लगेगा, तो इनको आराम से पता भी है। जीएसटी कंपनसेशन से इसकी की बात करें तो ये एक्सटेंड किया गया कब तक, मार्च 2026 तक, यानी कि जो आपके स्टेट्स है उन स्टेट्स को कंपनसेट किया जाएगा जीएसटी के कंपनसेशन से, कब तक, 2026 तक। ठीक है, अगर इनिशियली देखा जाए तो 5 साल का था, लेकिन उसको फिर कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन लगा, जिससे कि जो उनके रेवेन्यू जो है हैम्पर हुए थे, उसको देखते हुए उन्होंने, सेंटर ने क्या किया, और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो एक पेन पॉइंट रहा है किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जीएसटी अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है अभी तक सेटअप नहीं किया गया है, तो इसीलिए एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेटअप जो है उनको भी करना पड़ेगा। कोई रोड मैप नहीं है जिससे कि एक रेट को रैशनलाइज एक्सरसाइज किया जाए, और इंक्लूजन ऑफ एक्सक्लूडेड, जो आइटम एक्सक्लूडेड है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और रियल एस्टेट, तो इनको कहीं ना कहीं लाया जा सके, कुछ इस तरह के रोड मैप इनको बनाना पड़ेगा, और अभी तक कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। विदाउट विच इफिशियंसी गेन फ्रॉम जीएसटी रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर आप इफिशियंसी नहीं लाओगे तो जीएसटी क्या रहेगा, एक बाधा बन के रह जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, यही चीज इसमें बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट आर्टिकल, यहाँ से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो इसको लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। एंटीबायोटिक विथ प्रॉमिस अ लाइफ लाइन इंडिया अवेट, क्या बताया जा रहा है? अब देखिए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि आप दवाइयां देते रहते हो, मेडिसिन देते रहते हो, लेकिन उस मेडिसिन से क्या होता है, उनको और ज्यादा बीमारियां हो जाती है, यानी कि और ज्यादा इलनेस जो है वो फील होती है, वो वेल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो एंटीबायोटिक जो है वो कहीं ना कहीं सही से काम नहीं कर रही होती है और एंटीबायोटिक उल्टा रिएक्शन उनको करने लगती है। तो इसी चीज पे बताया जा रहा है, क्योंकि उन एंटीबायोटिक को रोकने के लिए भी कुछ ऐसी मैकेनिज्म होना चाहिए, कुछ ऐसे ड्रग्स बनने चाहिए जिससे कि उनको रोका जा सके। तो यहाँ पे बात की जा रही है ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन की, यानी कि ड्रग्स से, जो ड्रग्स रोकते हैं उनसे होने वाली इन्फेक्शन की। तो ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ज्यादा एक चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स की, जो वो एंटीबायोटिक दे रहे हैं कहीं वो उल्टा असर तो ना पड़ जा रहा है। तो इस चीज को डॉक्टर जो है आज के टाइम पे ज्यादा फेस कर रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करना है क्रिटिकल नीड्स ऑफ एक्शन के तौर पे। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि इसमें एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देना चाहिए, एक एसेंशियल एंटीबायोटिक जिसको, जो कि लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंस जो है वो बता सके, यानी कि कुछ ऐसे ड्रग्स है। ठीक है, और एक ड्रग्स डिस्कवर भी किया गया, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जापान के कुछ ड्रग्स भी बताया गया है। तो दो ड्रग्स को कहीं ना कहीं बात की गई है कि इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन देने की बात की गई है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, एक इंटेंसिव केयर रूम में एक लीडिंग हॉस्पिटल है जो हैदराबाद का, उसमें एक 18 साल का पेशेंट है जो कि लड़ रहा है टी सेल ल्यूकेमिया। ठीक है, जो कि इनको रोकता है, जो भी ये दवाइयां खाते हैं, यानी कि जो एंटीबायोटिक दवाइयां खाते हैं इसको रोकने के लिए, वो उल्टा ही इन पे काम करने लगता है। मतलब कि अगर ये ब्लड के अंदर WBC होता है जो बीमारियों से लड़ता है, लेकिन जब ये एंटीबायोटिक देते हैं तो ये WBC क्या करता है, इसको पहचान करके इसी के साथ मिल जाता है और ये उल्टा बॉडी पे जो है रिएक्शन करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, जो टी सेल ल्यूकेमिया है वो होने लगता है और ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो बनने लगता है। ठीक है, इसको जो है क्या कर रहा है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस सूडोमोनास एरोगिनोआस, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। ये क्या बताया जा रहा है कि जो ये जो स्ट्रेन है वो माना जाता है कि हाईली रेजिस्टेंट है मल्टीपल एंटीबायोटिक, यानी कि अलग अलग एंटीबायोटिक पे ये ज्यादातर रेजिस्टेंस जो है वो कर लेता है, जिसके कारण से टीम इसके ऊपर, मेडिकल टीम को जो है वो लगी हुई है ताकि इसके इनफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है, इस ट्रीटमेंट को कैसे रोका जा सके। मतलब इस तरह की जो एंटीबायोटिक जो है वो आपकी मल्टीपल जो रेजिस्टेंस बन जाती है, मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाती है, उसको किस तरह से रोका जाए। तो इसके लिए क्या बताया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव के बावजूद भी जो लास्ट रिसोर्ट उनके पास बचता है वो है एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक ही देना उनके लिए ठीक होगा, क्योंकि उससे जो पेशेंट की कंडीशन है वो क्या होगी, रैपिडली खराब तो होगी, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अलग अलग इन्फेक्शन की, अलग अलग चीजों की, तो उसमें कहीं ना कहीं इसको देने की जरूरत पड़ जाती है। अगर हम इंडिया की इनोवेशन की बात करें, इस तरह की खोज में इंडिया के डॉक्टर जो है जुड़े हुए हैं, जिससे कि उन्होंने एक एंटीबायोटिक को खोज करने की प्रॉमिस किया है जिसका नाम है सेफीपाइन और जिडेवेक्टम। ठीक है, ये नाम है जो इंडियन रिसर्च ने इसको डेवलप किया है। ये एंटीबायोटिक जो है दो एक्टिव कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो कि कॉम्बैट कर सकता है किसको, ड्रग रेजिस्टेंस ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस को, और जिसमें इंक्लूड है सीडोमोनास एरोगिनोसा। जबकि जो दूसरा है इसमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जो फेज 3 का ट्रायल है वो इंटरनेशनली तौर पे इसमें चल रहा है। इंडिया का इनोवेशन जो है एक रिमार्केबल पोटेंशियल दिखा रहा है, जिसमें ये क्या करता है, सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करके इसको अप्रूवल जो है लेना चाहता है। ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, क्लिनिकल इंप्रूवमेंट को दिखा रहा है, जिससे कि इनकी जो सरफेस है, लेवल है, वो क्या हो, इंक्रीज हो। अगर जो ब्लड जो इससे क्या बताया जा रहा है, जो पेशेंट की जो फीवर है वो कहीं ना कहीं दब रही है, ब्लड कल्चर जो है नेगेटिव हो रही है, और जो ऑक्सीजन की जरूरत है उसको भी क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, स्लोली किया जा रहा है, बट लेकिन ठीक तरीके से चल रहा है। ठीक है, कोई ये नहीं कि पुरानी बीमारियां जो है वापस आ रही है। ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं
यूज ऑथराइजेशन देने की बात भी की जा रही है कि करंट ट्रायल से पहले जो फेज 3 के जो ट्रायल चल रहा है उसको लाइसेंस तो जल्दी से मिले, लेकिन उसके इमरजेंसी यूज करने की भी बात की जा रही है, जिससे जो अलग अलग एरिया में लोग हैं उनको क्या हो सके, इसको टाइमली एक्सेस कर सके और इफेक्टिव एंटीबायोटिक उन लोगों को जो है मदद कर सके। अगर एक सिचुएशन की बात करें, डायर सिचुएशन की, जो इन्फेक्शन है, स्पेशलिस्ट इंटेंसिविटी या ऑन्कोलॉजिस्ट और डॉक्टर जो होती है वो ट्रीटिंग करते हैं बहुत सारे इन्फेक्शन को जो कि क्रिटिकल होते हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं पेशेंट्स के लिए, जिससे कि वो जो रियलिटी में वो सोचते हैं वो एक्चुअली में नहीं हो पाता है। क्यों? द स्कैरसिटी ऑफ पोटेंट एंटीबायोटिक, क्योंकि उनके पास पोटेंट एंटीबायोटिक नहीं होता है जिससे कि जो ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन है उससे वो लड़ सके, जिसके कारण से इनकी खतरा जो है लाइफ के ऊपर वो ज्यादा ही बढ़ जाती है, जिसके कारण से पेशेंट क्या होता है वो डिस्ट्रेस में चला जाता है और साथ ही साथ वो इन्फेक्शन क्या होता है धीरे धीरे उसको सारी इफेक्टिवनेस को खत्म करके उसके अंदर रेजिस्टेंस को राइज कर देता है, यानी कि रेजिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ा देता है। अगर हम बात करें कि जो लाखों लाइफ है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि उनको एडिक्वेट जो है अवेलेबल एंटीबायोटिक जो है वो नहीं मिल पाता है, जिनके कारण से ये फेस करते हैं जो पैथोजिन है उनके अंदर क्या होता है बनता रहता है। अगर हम ड्रग्स की रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव होने के बजाय ये इनइफेक्टिव होती जा रही है, ठीक है। तो इस चैलेंज को कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है ज्यादा फेस कर रहे हैं और वो इसको लिए लड़ने के लिए, कॉम्बैटिंग करने के लिए ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन को अलग अलग तरीके से आजमा रहे हैं। अगर हम बात करें इनकी ट्रीटमेंट की तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी ट्रीटमेंट जो रखे हैं इफेक्टिव एंटीबायोटिक जो है जो कि काम करता है इन चीजों को रोकने के लिए, उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं लिमिटेड जो है इनकी चॉइसेस है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा एक्सेस अमाउंट में दे देंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली उसकी तरह काम करने लग जाएंगे, यानी कि साइड इफेक्ट इसके भी कहीं ना कहीं क्रिएट होंगे। तो वो क्या करते हैं किसी भी जो एंटीबायोटिक देते हैं उसको लिमिटेड अमाउंट में, उनकी चॉइसेस जो होती है वो लिमिटेड होती है, जिससे कि बैक्टीरिया जो है आगे जाके कहीं ना कहीं म्यूटेशन जो है वो कर ना पाए। और इसके वजह से जो अगर ऐसा होता है, अगर म्यूटेशन होता है तो प्रेशर सबसे ज्यादा किसके ऊपर आएगा, डॉक्टर के ऊपर से आएगा, क्योंकि वही फ्रंट लाइन जो है हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। अगर इंडिया की हम लोग बात करें, इंडिया कहीं ना कहीं इसमें प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे कि आपको पता है कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भी ग्रांटिंग लिया था, ठीक है, जो इमरजेंसी यूज के लिए। अब अगर बात की जाए क्रिटिकल जंक्शन की, जो इस टाइम पे क्रिटिकल जंक्शन था, ठीक है, अगर हम बात किए इसी लेवल पे तो यहाँ पे भी हमें क्या लाना चाहिए, इस तरह के जो लाइफ सेविंग जो पेशेंट्स है इनकी कहीं ना कहीं हेल्प करनी चाहिए और करेंटली जो एंटीबायोटिक है जो इन्फेक्शन रेजिस्टेंस है उसको भी कहीं ना कहीं पेटेंट जो है, जो पेटेंट कह रहा हूँ, जो आपको इस तरह की अर्जेंसी जो है लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बात की जाए बहुत सारे जो एंटीबायोटिक है वो हमारी कंट्री में लाइसेंस मिला हुआ है, चाहे वो क्लिनिकल स्मॉल क्लिनिकल स्टडीज हो या क्वेश्चनेबल बेनिफिट हो, उनको रिकॉग्नाइज जो है बना पड़ा है, दिया पड़ा है, ठीक है, जो हमारे लिए आज के टाइम पे एक पावरफुल वेपन का काम करे, जिससे कि ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो इन्फेक्शन के खिलाफ वो हो सके, ठीक है। अगर एंटीबायोटिक की बात करें वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे एक एसेंशियल पार्ट बन चुकी है, एसेंशियल इफेक्टिव हो चुकी है, जिससे कि जो बैटल है वो हम आसानी से जो है लड़ पा रहे हैं, यानी बैटल को लड़ पा रहे हैं। उसका जीतना ना जीतना अलग की बात है, क्योंकि हमारे पास इतनी एंटीबायोटिक है कि हम इसको कर पा रहे हैं। अगर बात की जाए सेफिपाइमी और जिडेवेक्टम की, ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल बन रहा है इंडियन साइंटिफिक प्रोसेस के, ठीक है। अगर करेंटली अगर देखा जाए ये इंटरनेशनली फेज 3 ट्रायल में चल रहा है, जिससे कि एंटीबायोटिक जो है वो कितने लोगों की जान बचा सकता है ये इसकी पोटेंशियल को चेक कर रहा है। अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसको क्या करना चाहिए, इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव देना चाहिए। विल नॉट सेव ओनली लाइफ विद इन द आवर बॉर्डर, हमें अपने लिए नहीं बल्कि और लोगों को भी, और जो कंट्रीज है उनको भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर सिपेड्रिकॉल सिपिडेरोकोल जो है, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ये एक लाइसेंस एंटीबायोटिक है जो कहाँ पे डेवलप हुई है, जापानीज कंपनी के द्वारा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक्सीलेंट इफिशियंसी जो है वो दिखा रहा है ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के लिए,
ठीक है। अगर हम बात करें इसको, अभी तक हमारे कंट्री में जो है अभी भी अनअवेलेबल है, ठीक है। क्यों? इनकी जो फेसेस है, द केसेस फेसेस बाय पेशेंट इन इंडिया डिमांडेड एक्सेस टू दिस लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक एंड वी फॉर्मली बिलीव दैट इट शुड बी मेड एक्सेसिबल विदाउट डिले। अगर हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम बिना डिले के भी इसको जो है बिलीव करते हैं कि हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। और जो कलेक्टिव डिसीजन है एक टीम की, वो क्या करती है, एक्सपीरियंस डॉक्टर की, वो इस पे डिसीजन जो है वो लेते हैं। जो जब भी इसको इनिशियली यूज करना होगा, इन्फेक्शन डिजीज के जो एक्सपर्ट है उसको अगर यूज करना होगा तो इनिशियली वो डिसीजन जो है लेते हैं। तो यही चीज बता रहा है कि हमें ऐसे ड्रग्स को क्या करना चाहिए, थोड़े से जल्दी हमें अप्रूवल देना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन को जो है रोक सके और आगे के टर्म्स के लिए, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज है जो अगर आप लग जाए तो आपकी पूरी हेल्थ को जो है ज्यादा पूरी तरह से खराब कर देती है। तो उसको पीरियड स्टेज पे ही क्या करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए ताकि जो हेल्प हो सके लोगों की, चाहे वो हमारे लोगों की हो चाहे वो अदर कंट्रीज की, तो कहीं ना कहीं सभी को क्या होनी चाहिए, इससे बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।